किसको जगह नहीं मिला है बताइए? सब कितना बढ़िया से बैठा हुआ है, किसको जगह नहीं मिला है बताइए? आप कहाँ बैठे हुए हैं? आपको जगह नहीं मिला है तो बैठे हुए कहाँ पे है? वह महाराज देखिए यहाँ पे लव लेटर एगो आया है, इसमें है सर 5 से 7 और 7 से 9 वाले छात्र एवं छात्रा को जगह नहीं मिल पा रहा है। कौन छात्रा जगह नहीं मिल रहा है जी? है किसको नहीं मिला है? यानी अपने मन से दिया कौन है? छात्र छात्र है, छात्र है अमन सिंह, हाँ छात्र है। तो अपने मन से लड़कियों को शामिल कर लिया है इसमें। बताइए लड़की लोग कितना बढ़िया से बैठी हुई है। अभी इसमें जितना बैठी हुई है इसमें 20 गो लड़की और बैठ सकती है इसी सीट में आराम से। तो जगह कितना बढ़िया से बताइए आप लोग बैठे हुए हैं। अभी देखिए टूल लगाया जा सकता है, इसमें भी लोग बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है? तो बताइए जगह नहीं मिलता है जी लड़का लोग को, है अभी से जगह नहीं मिलता है लड़का सबको, है कितना बढ़िया से बैठे हुए हैं महाराज। तब बताइए आप लोग बोलते हैं जगह नहीं मिलता है। एगो जो है अगर पूरा बीच में भी बैठा हुआ रहता तब समझ में आता है। अभी देखिए अभी क्लासरूम में 100 गो लड़का कम से कम हम बैठा सकते हैं, कम से कम 100 गो हम बैठा सकते हैं, समझे? 10 गो तो इसी पे बैठेगा महाराज, अब 50 गो तो रो में बैठेगा, फिर बेंच पे बहुत बैठेगा। तो एकदम जगह है गुरुजी लोग। जिसको जगह नहीं मिले जब हम आ जाते हैं ना तो आइए मेरे पास, हम जगह देंगे महाराज। हम आपको एकदम नजदीक में आगे यहां पे बैठाएंगे। टूल जो है अभिषेक, है अभिषेक टूल यहां पे है, टूल है ना? है तो और टूल का 25 गो 50 गो व्यवस्था कर दीजिए, ठीक है? देख लीजिए टूल है तो ठीक है, और न है तो टूल 50 गो टूल का व्यवस्था कर दीजिए। तो अमन बाबू अगर आपको जगह नहीं मिलेगा हम आपके लिए एगो स्पेशल टूल रखेंगे, और एगो जो है हमारे केबिन में रख दीजिएगा, हम आपको स्पेशल बैठाएंगे आगे में यहां पर, समझे? हाँ उस पर हम लिख देंगे अमन सिंह, समझे? चलिए तो हमको तो नहीं लगता है दिक्कत हो रहा है। अभी से दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? बताइए कितना बढ़िया से लोग बैठल है। कोई दिक्कत है जी आप लोग को? तब बताइए। चलिए आ जाइए। तो 7 से 9 वाले बैच के जो लोग हैं उनको हम बोले थे, पहला क्लास का वीडियो देखने के लिए देखे थे? आए आवाज नहीं आ रहा है, देखे थे? नोट डाउन किए थे कॉपी में? आए कर लिए थे ना? टेस्ट में 35 मार्क आता है, बहुत बढ़िया है महाराज, ठीक है? डेली टेस्ट 7 से 9 में अगर 30 प्लस जा रहे हैं मतलब बढ़िया विद्यार्थी हैं आप, समझे? तो यहां पे कोई कमेंट कर रहा था कि 35 मार्क ही आता है, बहुत बढ़िया है आप महाराज, लगे रहिए और भी बेहतर हो जाएगा। चलिए तो आधुनिक भारतीय इतिहास, और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पर रहे थे, और भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन पर रहे थे उसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कल के सेशन में हम लोग पढ़े थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कल के सेशन में जो है हम लोग पढ़े थे। अब आज के सेशन में हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो बात हम आपको पढ़ाए हैं 2 4 5 प्रश्न पूछते हैं, आप फटाफट जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो बताइए गुरुजी लोग, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है?
एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना किस वस्तु के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर हुआ था? मसाला ना, मसाला ना। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे माना जाता? अल्बू। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने की? पुर्तगाली ने। इसके बाद पुर्तगालियों को हुगली से बाहर 1632 में कौन मुगल बादशाह ने किया? किसने किया? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कारखाना कहां खोली? केरल के कोचिन में ना। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था? अल्ब्रेज। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ना। पुर्तगाली साम्राज्य का राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता? अल्बू। क्लियर है ना सब बात? याद है ना? चलिए अब देखिएगा, एक बात आप जानिए कि देखिए, सामान्य तौर पर जब हम किसी वंश को पढ़ते हैं तो उसमें जो महान शासक होता है, महान शासकों के विषय में विशेष तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली वायसरायों में अगर देखा जाए तो महान पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क हुए। अल्बुकर्क के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली वायसराय हुआ था, उसका नाम था नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक। नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय के पद पर रहा था। और नीनो दी कुन्हा का योगदान यह था कि नीनो दी कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया। पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी शुरू में, स्टार्टिंग में कोचीन हुआ करता था। कोचीन केरल में है और पुर्तगाली तो सबसे पहले केरल ही आया था। केरल में सबसे पहले अपना व्यापारिक कारखाना खोला और फिर बाद में जाकर के पुर्तगाली गोवा गया। तो पुर्तगालियों की राजधानी पहले केरल का कोचीन ही हुआ करता था, लेकिन बाद में जाकर नीनो दी कुन्हा ने अपनी राजधानी को कोचीन के जगह गोवा को बनाया। और इसके अलावे नीनो दी कुन्हा का योगदान यह है कि नीनो दी कुन्हा के समकालीन गुजरात का शासक था बहादुर शाह। नीनो दी कुन्हा का समकालीन गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह से नीनो दी कुन्हा ने मुलाकात किया और उस मुलाकात के दौरान ही धोखे से नीनो दी कुन्हा ने बहादुर शाह की हत्या कर दिया। और बहादुर शाह की हत्या करके नीनो दी कुन्हा ने दमन और द्वीप, विशेष तौर पर दीव का क्षेत्र, सालसेट का क्षेत्र, यह सब क्षेत्र जो है आपको नीनो दी कुन्हा ने ब्रिटिश साम्राज्य में जीत कर मिलाने का काम किया। तो पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाने का काम किया, यानी नीनो दी कुन्हा ने एक प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। नीनो दी कुन्हा ने एक प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य का जो है आपको विस्तार किया। इसी वजह से जो है उनके विषय में भी थोड़ा बहुत याद रखना, थोड़ी बहुत बातें याद रखना आपके लिए आवश्यक है। तो अब जो है आप जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में जहां तक लिखे हुए थे वहां से आगे आप थोड़ा लिखिएगा। तो
लिखिएगा, अल्बुकर्क के बाद लिखिएगा, अल्बुकर्क के बाद, अल्बुकर्क के बाद अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली वायसराय, अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली वायसराय लिख लिया, एगो महान शब्द बीच में जोड़िए ना। अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली वायसराय नीनो दी कुन्हा हुआ। अल्बुकर्क के बाद, अल्बुकर्क के बाद, अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली वायसराय, अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली वायसराय, अल्बुकर्क के बाद एक महान पुर्तगाली वायसराय नीनो दी कुन्हा हुआ। नीनो दी कुन्हा हुआ, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे। उन्होंने 1530 ईस्वी में उन्होंने 1530 ईस्वी में उन्होंने 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में उन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह, कोचीन के जगह, कोचीन के जगह गोवा को, कोचीन के जगह गोवा को, गोवा को पुर्तगाली, कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया। कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया, फुल स्टॉप। उन्होंने हुगली में, हुगली, हुगली, उन्होंने हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित किया। उन्होंने हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित किया, फुल स्टॉप। उन्होंने उसी में उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी और दीब और बसीन,
और दीव और बसीन पर कब्जा कर लिया, और दीव और बसीन पर कब्जा कर लिया। चलिए, दीव और बसीन पर कब्जा कर लिया, हो गया पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली के बाद आगे अब हम लोगों को जानना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने से पहले हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जान लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिशों से पहले व्यापार करने के लिए डच लोग ही भारत आ गए थे। तो इसलिए जो है पुर्तगाली के बाद अब आप हेडिंग मारिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए अब जानते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। देखिए, जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हम लोगों को भारतीय कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। उसी प्रकार से यूरोप महादेश में एक देश है, उसका नाम है नीदरलैंड, और नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहा जाता है। यहां है आपको नीदरलैंड, जर्मनी से सीमा साझा करता है। नीदरलैंड यहां पर है, समझ गए। नॉर्थ सी उत्तरी सागर के दक्षिण में है, और जर्मनी के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर है आपको नीदरलैंड, समझ गए। नीदरलैंड, नीदरलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता है। नीदरलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड में स्थापित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको नीदरलैंड में स्थापित हुआ, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में 1602 ईस्वी में हुई। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उसका नाम था वेडिंगडे ऑस्टे इंडिया कंपनी। तो वेडिंगडे ऑस्टे कंपनी नाम था, वेडिंगडे ऑस्टे कंपनी नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको वेडिंगडे ऑस्टे कंपनी नीदरलैंड में स्थापित हुई, उसका उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। यह कंपनी तो भारत व्यापार करने के लिए आई ही, इसके अलावे नीदरलैंड में और भी कई सारी कंपनियां की स्थापना हुई जो भारत आई व्यापार करने के लिए। नीदरलैंड में स्थापित जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, उन सभी कंपनियों को मिलाकर नाम दे दिया गया आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आए, और डचों ने भी भारत के साथ मसालों का व्यापार किया, भारत के साथ सूती वस्त्रों का व्यापार किया। मसालों का व्यापार तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था, पुर्तगाली के बाद डचों ने मसालों का व्यापार किया। लेकिन डचों ने भारतीय वस्त्र का व्यापार किया, और कहा जाता है कि भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इसी कंपनी के द्वारा पहली बार भारतीय वस्त्रों का निर्यात किया गया, मतलब भारतीय वस्त्रों का व्यापार किया गया। देखिए, जब हम किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो वह हो गया निर्यात, और जब हम किसी वस्तु को दूसरे देश से लाते हैं तो वो हो गया आयात। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु भारत से भेज रहे हैं तो ये हो गया निर्यात, और कोई वस्तु ब्रिटेन से भारत में ला रहे हैं तो ये हो गया आयात। तो
भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु, मतलब भारतीय वस्त्र को भारत से बाहर व्यापार के लिए भेजने का काम आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारी कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला था। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला था। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपना पहला कारखाना जो है आपको खोला था। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला और डचों ने आंध्र प्रदेश के ही नागपट्टनम को अपना मुख्यालय नगर बनाया और डच विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोलने का काम किया था, क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पर जो है पहले से पुर्तगाली था। पहले से पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार कर रहा था। इसी वजह से जो है डचों ने जो है आपको भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कोठी खोलने का काम किया। और डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया को ज्यादा महत्व दिया। डचों की अगर हम बात करें तो डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया को ज्यादा महत्व दिया। तो डच भारत में तो व्यापार कर रहा था, लेकिन भारत के तुलना में व्यापारिक क्षेत्र में डचों ने इंडोनेशिया को ज्यादा महत्व दिया। और जिस प्रकार पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ मसालों का व्यापार कर रही थी, उसी प्रकार से डच लोग जो है इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार कर रही थी। इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार कर रही थी। मसालों के व्यापार में काफी ज्यादा मुनाफा होता था। यही कारण था कि यूरोपीय कंपनियां जो है आपको मसालों के व्यापार की ओर ज्यादा आकर्षित होता था, मसालों के व्यापार करना ज्यादा पसंद करता था। और डचों से पहले तो पुर्तगाली आ गया था भारत, तो मसालों के व्यापार पर पुर्तगालियों ने एक प्रकार से कहिए तो अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। मसालों के व्यापार पर पुर्तगालियों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इसी वजह से डच जो है इंडोनेशिया चले गए और इंडोनेशिया के साथ जो है मसालों का व्यापार करने लगा। और डचों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत लंबे समय तक ये भारत में टिक नहीं पाए। जब मूल तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन भारत के व्यापारिक क्षेत्र में हो गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनी को अपने सामने टिकने नहीं दिया, बल्कि सभी यूरोपीय कंपनियों को एक प्रकार से कहिए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1759 ईस्वी में 1759 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1759 ईस्वी में बंगाल के बेदरा नामक स्थान पर 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में डचों की हार हुई, ब्रिटिशों की जीत हुई। और इसी युद्ध से भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। इसी युद्ध से, बेदरा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को पराजित करके भारत से डचों को बाहर करने का जो है आपको काम किया। समझ गए? तो ये चीज है, इसको याद रखना है। एक बात और आप जानिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था आपको वास्को डी गामा। उसी प्रकार से भारत आने वाला जो प्रथम डच यात्री था, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन की अगर हम लोग बात करें तो कार्नेलियन हाउटमैन जो है आपको भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। ये 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। ये बात भी जो है आप याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को
डच कहा जाता है? उसी लाइन में कंटिन्यू। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है? उसी लाइन में कंटिन्यू। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री? भारत आने वाला प्रथम डच यात्री? भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन था, जिन्होंने 1596 ईस्वी में जिन्होंने 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा की। जिन्होंने 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा की। जिन्होंने 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा की। नीचे से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। 1602 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी की स्थापना वेरिंगडे ऑस्टे इंडसे कंपनी के नाम से हुआ है। उसी लाइन में कंटिन्यू। इस कंपनी की स्थापना वेरिंगडे ऑस्टे इंडसे इस कंपनी की स्थापना वेरिंगडे ऑस्टे इंडसे कंपनी के नाम से हुआ है। वेरिंगडे ऑस्टे इंडसे कंपनी के नाम से हुआ है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। नेक्स्ट पॉइंट, डचों ने अपना मुख्यालय नगर
डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को 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 बनाया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डचों ने विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तट डचों ने विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तट डचों ने विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तट डचों ने विशेष तौर पर भारत के पूर्वी तट भारत के पूर्वी तट पर भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। व्यापारिक कारखाना खोला। साथ ही साथ डचों ने भारत से ज्यादा महत्व इंडोनेशिया का देते हुए डचों ने भारत से ज्यादा महत्व इंडोनेशिया का देते हुए डचों ने भारत से ज्यादा महत्व इंडोनेशिया का देते हुए डचों ने भारत से ज्यादा महत्व इंडोनेशिया का देते हुए इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार किया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, डचों का पतन भारत में डचों का पतन भारत में 1759 ईस्वी में हुए। डचों का पतन भारत में 1759 ईस्वी में हुए। बेदरा के युद्ध से
बेदरा के युद्ध से, बेदरा के युद्ध से हुआ है, बेदरा के युद्ध से हुआ है। हुआ है। यह युद्ध, यह युद्ध, यह युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी और यह युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इस युद्ध में डचों की हार हुई 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 है। चलिए अब इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए समझिएगा आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर नाम से जाने जाने वाले ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने किया। देखिए ब्रिटेन के व्यापारियों का एक समूह था जिसे कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों का, ब्रिटेन के सैकड़ों से अधिक व्यापारियों का एक समूह था जिसे कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर। उन लोगों के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है। कुछ स्रोत यह लिखता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई है। वहीं कुछ स्रोत यह लिखता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सामान्य तौर पर जो आज तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उन प्रश्नों और बोर्ड के द्वारा दिए गए उत्तरों को आधार बनाते हुए अगर देखा जाए तो हम लोगों को यह मान करके चलना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। तो 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नाम से जाना जाने वाले कुछ व्यापारियों ने इस कंपनी की स्थापना की। और जब यह कंपनी स्थापित हुआ था तो इस कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, यह नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी नाम से स्थापित हुआ था। बाद में जाकर के इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा, वो अलग बात है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी तो उसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। और परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या है, पूर्व नाम क्या था।
तो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। जब यह कंपनी स्थापित हुई थी तो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम, और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध है ट्यूडर वंश से। ट्यूडर वंश से एलिजाबेथ प्रथम का संबंध है। तो कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार प्रदान करने का काम की। लेकिन बाद में जाकर जब ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के राजा बने जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। देखिए, कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था, और उस समय मुगल बादशाह था अकबर। आप अकबर के शासनकाल को याद कीजिए, हम आपको अकबर पढ़ाए हुए हैं। आप अकबर के शासनकाल को याद करेंगे तो अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। 1556 से 1605, तो 1556 से 1605 के बीच में ही ईस्वी आता है 1600 ईस्वी, और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में मुगलों का शासन था और बादशाह थे अकबर। तो एलिजाबेथ को पता चला बादशाह अकबर है, तो एलिजाबेथ मुगल बादशाह अकबर के नाम से खत लिखी, और अकबर से एलिजाबेथ प्रथम यह आग्रह की थी कि हमारे देश की एक कंपनी भारत जा रही है, उसे व्यापारिक छूट प्रदान की जाए। लेकिन जब कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई तो उस समय तक अकबर का निधन हो चुका था और मुगल बादशाह बन गए थे जहांगीर। तो कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त किया, और जहांगीर के समय से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू की। भारत में व्यापार करना शुरू की। और देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे अधिक सफल होने का कारण क्या था? देखिए, भारत में ऐसे तो अनेकों यूरोपीय कंपनियां आई, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ब्रिटिश, तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत आई। लेकिन सभी यूरोपीय कंपनियों में भारत में जो सबसे सफलतम यूरोपीय कंपनी थी वह थी आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी सफलता के कई कारण थे, लेकिन उसकी सफलता के कारणों में एक कारण यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी थी, उसमें निर्णय तुरंत ले लिया जाता था और काफी सख्ती से यह कंपनी काम किया करती थी। और एक बात आप जानिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चांदी लेकर आया। चांदी लेकर आया, और उस चांदी के माध्यम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार किया करती थी। भारत के साथ व्यापार किया करती थी। लेकिन
आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, परंतु बाद के दिनों में जाकर जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई, तो कमजोर पड़ी मुगल सत्ता का फायदा या लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर मुगल सत्ता का फायदा उठाते हुए भारत की राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना किया। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ भारत में शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दिया। समझ गए? तो यहां तक जो है अब कुछ चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखिएगा। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। जब यह कंपनी स्थापित हुआ था तो इसका नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। क्या लिखे हैं? जब यह कंपनी स्थापित हुआ था तो इसका नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज था। यह एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कई साझीदार थे। यह एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कई साझीदार थे। यह एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कई साझीदार थे। यह एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कई साझीदार थे। इस कंपनी के सफल होने का इस कंपनी के सफल होने का एक मूल कारण
एक मूल कारण एक प्राइवेट कंपनी होना था। एक मूल कारण एक प्राइवेट कंपनी होना था। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इस कंपनी की स्थापना के समय 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 कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम थी। जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी को भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ ब्रिटिश कंपनी को भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ ब्रिटिश कंपनी को भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ ब्रिटिश कंपनी को भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ ब्रिटिश कंपनी को भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। 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 फुल स्टॉप। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से
है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन था। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन था। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन था। इस समय मुगल बादशाह अकबर थे। इस समय मुगल बादशाह अकबर थे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना प्रारंभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना प्रारंभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना प्रारंभ मुगल बादशाह जहांगीर के समय से किया है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे सुनिए, समझिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना गुजरात के सूरत में खोला, और गुजरात के सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में खोला। और उस समय सूरत मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र हुआ करता था। मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र रहा है आपको सूरत। तो मुगलों के सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र सूरत में अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाना को खोला, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने उस कारखाना को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस की अगर हम बात करें तो कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। और कैप्टन हॉकिंस जब मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तो कैप्टन हॉकिंस बहुत सारा उपहार, गिफ्ट लेकर के जहांगीर के दरबार में गया था।
कैप्टन हॉकिंस को मालूम हुआ कि जहांगीर को चित्रकला में ज्यादा लगाव है, तो बहुत सारे चित्र उपहार के तौर पर लेकर के हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर से व्यापारिक छूट मांगा और हॉकिंस ने अंग्रेजी के जगह मुगलों की राजकीय भाषा फारसी भाषा में जहांगीर के साथ बात किया। कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। इस बात से जहांगीर काफी प्रसन्न भी हुए, लेकिन उसके बावजूद व्यापारिक छूट लेने में कैप्टन हॉकिंस असफल रह गया। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर व्यापारिक छूट नहीं दिया। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर व्यापारिक छूट नहीं दिया। कैप्टन हॉकिंस से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया और एक उपाधि इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। एक उपाधि इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की और जहांगीर ने 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब दिया मतलब एक प्रकार से जहांगीर ने हॉकिंस को अपना सरकारी नौकर बना लिया। समझ गए, सरकारी नौकर बना लिया। तो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में हॉकिंस असफल हो गए। तत्पश्चात जहांगीर के अजमेर दरबार में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो नामक अंग्रेज पहुंचा और सर थॉमस रो नामक अंग्रेज 1615 से लेकर के 1618-19 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहे और सर थॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल हो गया। सर थॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल हो गया। और आप इस बात को जानिए, अंग्रेजों को सबसे बड़ा व्यापारिक छूट जिस मुगल बादशाह ने दिया है उस मुगल बादशाह का नाम है फर्रुखसियर। उस मुगल बादशाह का नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने के लिए गया और फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापक अर्थात बृहद अर्थात बड़े स्तर पर व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। समझ गए? तो अब यहां तक चीजों को पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा। अंग्रेजों ने, लिखिएगा, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला। 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगल बादशाह ने मान्यता नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना
अंग्रेजों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला, जिसे कर्नाटक की सरकार ने शीघ्र ही मान्यता दे दिया। जिसे कर्नाटक की सरकार ने शीघ्र ही मान्यता दे दिया। जिसे कर्नाटक की सरकार ने शीघ्र ही मान्यता दे दिया। जिसे कर्नाटक की सरकार ने शीघ्र ही मान्यता दे दिया। मसूलीपट्टनम में उसी में मसूलीपट्टनम में स्थापित कारखाना उसी में मसूलीपट्टनम में स्थापित कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का मसूलीपट्टनम में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम मान्यता प्राप्त कारखाना था। 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 साथ ही साथ यह दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कारखाना था। साथ ही साथ यह दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कारखाना था। साथ ही साथ यह दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कारखाना था। साथ ही साथ यह दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कारखाना था। साथ ही साथ यह दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कारखाना था। साथ ही साथ यह दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कारखाना था। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ और उन्होंने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। फारसी भाषा में बात किया, जिससे प्रसन्न होकर
जिससे प्रसन्न होकर कैप्टन हॉकिंस, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया, लेकिन ध्यान रहे कि हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन ध्यान रहे कि हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक छूट नहीं ले पाए। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 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 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो 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 जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। उपस्थित हुए और वे जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। और वे जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। और वे जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। और वे जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। और वे जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। और वे जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में 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 ब्रिटिशों को
ब्रिटिशों को बड़े पैमाने पर छूट प्रदान किया। 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 ब्रिटिशों को बड़े पैमाने पर छूट प्रदान किया, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र माना जाता है। जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र माना जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जॉन सुडमन के नेतृत्व में जॉन सुडमन जॉन सुडमन के नेतृत्व में 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 एक ब्रिटिश शिष्टमंडल एक ब्रिटिश शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने के उद्देश्य से एक ब्रिटिश शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने के उद्देश्य से एक ब्रिटिश शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने के उद्देश्य से फरुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। 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 अब यहां पर एक बात और जान लीजिए। एक बात पूछा जाता है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, जो अकबर के समय ही भारत आ गया था 1572-73 में। और एक प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिल्डन हॉल। और वही रॉल्फ फिंच जल मार्ग से आया था। रॉल्फ फिंच जल मार्ग से आया था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज या जल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच, और स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल। लगे हाथ एक बात और आप जानिए कि देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की। लेकिन आप इस बात को जानिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले एक अन्य कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। वह कंपनी था लिवेंट कंपनी। और लिवेंट कंपनी को 1592-93 ईस्वी में, लिवेंट कंपनी को 1592-93 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने को लेकर अधिकार दिया गया था। लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने को लेकर अधिकार दिया गया था। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जल मार्ग से व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था। तो लगे हाथ ये 3, 4, 5 पॉइंट है, नीचे से लिखिएगा।
लिखिए, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। बोर्ड पे लिखे हैं, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। नेक्स्ट पॉइंट, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। जॉन मिल्डन हॉल था। जॉन मिल्डन हॉल था। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले 1592-93 ईस्वी में लिबेंट कंपनी को 1592-93 ईस्वी में लिबेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार, लिबेंट कंपनी को लिबेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार स्थल मार्ग से प्रदान किया गया। चलिए, जितना समझाए हैं लिखा दिए, पढ़िए जल्दी, फिर याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी, जितना आज समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए उसको। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए जी। पढ़ लिए हैं, दीजिए तो कॉपी है, ये याद करते हैं। मुंह ऊपर कीजिए अपना अपना। आइए, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन के जगह गोवा को राजधानी बनाया? है नीनो दी। किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन के जगह गोवा को बनाया? किसने बनाया? बसीन द्वीप को पुर्तगाली साम्राज्य में कौन मिलाया? नीनो दी बसीन और द्वीप को पुर्तगाली साम्राज्य में कौन मिलाया? नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के किस शासक की मुलाकात के दौरान हत्या कर दी? बहादुर। नीनो दी कुन्हा ने किस गुजरात के शासक की मुलाकात के दौरान हत्या कर दी? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहते? भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री। काहे नहीं याद कर रहे हैं? मुंह में क्या मारेंगे, एक चप्पल मुंह लाल हो जाएगा। मुंह देख रहा है, उठा करके पूछेंगे नानी, याद आ जाएगा। दिन में तारा नजर आने आएगा। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन भारत कब आया? 1500। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश के डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? आंध्र प्रदेश के डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में कब खोला? कब खोला? डचों ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया? किसे बनाया? नागपट्टनम। डचों ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया? भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता? भारत के अपेक्षा डचों ने किस देश को ज्यादा तरजीह दी? डचों का पतन कौन युद्ध से हुआ है? कौन युद्ध से? बेदरा का युद्ध कब हुआ है? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय उसका नाम क्या था? कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी। और ब्रिटेन के किस राजा ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया? जेम्स प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन वंश से? ट्यूडर वंश। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन वंश से? कौन वंश से है? ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे?
भारत के मुगल बादशाह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया उस समय मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? कब खोला? और दूसरा व्यापारिक कारखाना कहां खोला? मसूलीपट्टनम। मसूली मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 में उपस्थित हुआ था। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कौन भाषा में बात किया? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितना सौ का मनसब दिया और कौन सी उपाधि दिया? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुआ? 1600। और किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिशों को व्यापक स्तर पर व्यापारिक छूट दिया जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है? फर्रुखसियर के दरबार में ब्रिटिश शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आया था? जॉन सुडमन। किसके नेतृत्व में? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कौन ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था? किसको दिया गया था? चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।